जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये डिस्कशन डिटेल में डिस्कशन होता है दोस्तों, जिसमें आपका पूरा टॉपिक ही हम लोग कवर कर लेते हैं। और ये हमारी जो लेक्चर श्रृंखला चल रही है इतिहास के प्रश्नों की, इसका आज का हमारा ये 28वां लेक्चर है, जिसमें हम दोस्तों इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चर्चा में रहे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन जब भी आप इस लेक्चर को देखते हैं तो याद रखिएगा, आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है, वो ये कि लेक्चर को अच्छे से सुनना होगा। दूसरी बात कि अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा उसको नोट कर लीजिएगा। जब नोट करते हैं तो उसको सिनॉप्सिस के रूप में नोट करिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में कठिनाई ना हो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको ये बोल सकते हैं ऐतिहासिक जगहें दी गई हैं, और एक तरफ आपको वंश दिए गए हैं। ये बताना है कि किस जगह से किस वंश का संबंध है या किसके द्वारा उसको स्थापित करवाया गया है। अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर एलोरा के मंदिरों की बात की गई है, महाबलीपुरम की बात की गई है, मीनाक्षी मंदिर की बात की गई है, खजुराहो की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सुमेलित है दोस्तों वो ये है, जो खजुराहो के मंदिर हैं दोस्तों। खजुराहो जो है वो कहाँ है, पहले वो जानिए। मध्य प्रदेश का जो छतरपुर इलाका है, यहाँ पर आपको खजुराहो मिलता है। और खजुराहो जो है वो अपने मंदिर कला के लिए विश्व में फेमस है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है खजुराहो के दोस्तों, ये चंदेलों के द्वारा स्थापित किए गए थे। पूरा का पूरा इलाका जो है दोस्तों, वो जेजाक भुक्ति के नाम से कहीं ना कहीं पहले प्रचलित रहा, और चंदेल राजाओं की राजधानी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखिएगा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो लगभग 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा स्थापित करवाए गए थे। इनमें अगर हम मंदिरों को देखें दोस्तों, तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, वो मंदिर जो है वो बहुत खास है। इन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी स्थापना लगभग 999 एडी के आसपास हम बात कर सकते हैं। राजा का नाम था धंगदेव, इनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। और इसके जो गेट है उस पर आपको यक्ष यक्षाणियों की प्रेम की मुद्रा में कहीं ना कहीं मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो शिव जी को समर्पित ये सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों की हम बात करते हैं तो मंदिर कला की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर एक वात्स्यायन के काम सूत्र पर आधारित जो नग्न आर्ट है उसको यहाँ पर प्रचलित कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया है, जिसका मतलब नेगेटिव नहीं है दोस्तों। उस समय की व्यवस्था को कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली में किया गया है। अब हम अन्य अगर बात करें क्षेत्रों की, तो यहाँ पर एलोरा की जो गुफाएं दोस्तों, ये शक राजाओं ने नहीं बनवाई थी। एलोरा की गुफाओं का संबंध है दोस्तों राष्ट्रकूटों से। इनका संबंध राष्ट्रकूटों से, याद रखिएगा। और ये जो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर हैं या गुफाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक तो यहाँ पर मंदिर देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर मठ देखने को मिलते हैं। कहाँ? एलोरा में। ये मंदिर और मठ जो है ना दोस्तों, ये पहाड़ को काटकर स्थापित किए गए। किसके समय? राष्ट्रकूट शासकों के समय इस पर काम किया गया है, जिनमें जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, प्लस हिंदू धर्म से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपको कला देखने को मिलती है। तो जैन भी है, बौद्ध भी और हिंदू भी है। और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं 5वीं से लेकर 7वीं सदी के बीच में इनको स्थापना आप यहाँ पर देखते हैं। इन पूरे एलोरा के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, इनको 1983 के आसपास यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि एलोरा के जो मंदिर हैं, जो गुफाएं हैं, इन क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? 1983 में। और फिर ये पूछेगा कि ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये जो है ये महाराष्ट्र में है। जब आप महाराष्ट्र जाते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा औरंगाबाद। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, यहाँ पर आपको एलोरा के ये प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एलोरा के जो मंदिर हैं वो किससे संबंधित हो? जैन से भी हैं, बौद्ध से भी और हिंदू से भी हैं, जो पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं। बात अगर महाबलीपुरम की जाए दोस्तों, तो महाबलीपुरम जो है दोस्तों पल्लव राजाओं के समय पे, इनका संबंध राष्ट्रकूटों से नहीं है, इसका संबंध पल्लव राजाओं से है। ये अपनी विशेष प्रकार की आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। इस महाबलीपुरम को आप मंदिरों का स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट स्थान के तौर पर देखते हैं, जो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में आपको दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, मंदिरों का
एक प्रकार से प्रसिद्ध शहर दिखाई पड़ता है जो पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ये भी 6वीं और 7वीं सदी के आसपास बनता आप लोगों को दिखाई पड़ता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शहर है महाबलीपुरम। ठीक है, अब पूछेगा मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर का संबंध पल्लव से नहीं है। मीनाक्षी मंदिर का समय है दोस्तों पांड्य राजाओं से। जो पांड्य राजा हुए दोस्तों पहले, इन पांड्य राजाओं का जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह, वो मछली था। और इन्होंने मदुरई की मैं बात करूं, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर जो है वो बनवाया था। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये पांड्य राजाओं के द्वारा बनवाया गया एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जो शिव भगवान और उनकी भार्या, उनकी पत्नी जो पार्वती माता है, उनके लिए बनवाया, उनको समर्पित है। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है अगर कला की दृष्टि से देखें। यहाँ पर मीनाक्षी से आशय है दोस्तों मछली के आंख की आकार वाली देवी जी। तो ये मीनाक्षी मंदिर के तौर पर आप यहाँ देखते हैं, ध्यान रखिएगा। और खजुराहो के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि खजुराहो जो है वो चंदेल राजाओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों, वो आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलेंगे। महाबलीपुरम की बात करूं, तमिलनाडु क्षेत्र में स्थापत्य कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। एलोरा का संबंध राष्ट्रकूटों से है। महाबलीपुरम का संबंध पल्लवों से है। मीनाक्षी मंदिर का संबंध पांडवों से है। खजुराहो का संबंध चंदेलों से है। तो इसको इस प्रकार से जोड़ी जमा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ से संबंधित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है जब भी पूछ लिया जाए तो लखनऊ से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, याद रखिएगा, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। और अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर लखनऊ के आपको नवाब है, मतलब अवध है, अवध के नवाब का नाम आप लोगों को याद रखना, उनका नाम है आसिफुद्दौला। आशिफुद्दौला। ये आशिफुद्दौला जो नवाब थे ना दोस्तों, ये लगभग 1784 से लेके 1794 के बीच में रहे। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने इस कार्यकाल के दौरान ही बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा मतलब लखनऊ में एक बड़ी इमारत बनवाई थी जो कि यहाँ फेमस हो गया। लखनऊ को नवाबों की नगरी आप लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का एक समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? ये किया था दोस्तों सवाई जयसिंह ने। जयपुर जो शहर है उसके संस्थापक जयसिंह माने गए हैं। और इनको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सवाई की उपाधि मुगल सम्राट के द्वारा दी गई। सवाई जयसिंह जो थे, इनकी विशेष रुचि थी खगोल शास्त्र में, गणित आदि विषयों में। और कहीं ना कहीं इन्होंने जिच मोहम्मद शाही जो है ये एक आंकड़ों का समूह बनाया था। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये लगभग आपको 1773 के आसपास दिखाई पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको नक्षत्र संबंधी जो है वो ज्ञान मौजूद है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि ये जिच मोहम्मद शाही की खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी लगभग 1773 के आसपास, जिसमें नक्षत्र संबंधी इंपॉर्टेंट ज्ञान दिया गया है, बताया गया है। और इसका संबंध किससे है? सवाई जयसिंह से है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सवाई जयसिंह के द्वारा ये आंकड़ों का संग्रह करवाया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? दोस्तों जंतर मंतर बनाने का काम जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगर मैं जयसिंह की बात करूं दोस्तों तो ये इनका विशेष रुचि थी। 18वीं सदी की मैं बात करता हूं, जब 18वीं सदी में आमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक थे। और आमेर के शासक तो थे ही थे, इनका वंश था कछवाहा वंश। कछवाहा वंश के थे ये, राजपूत शासक थे ये। और ये भी कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली शासकों में ये माना गए थे, कछवाहा शासकों में। यहाँ याद रखिएगा कि ये नीति कुशल थे। इसके अलावा यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वीर सेनापति। अगर हम बात करें तो नीति कुशलता के तौर पर तो इनको जाने गया है, लेकिन ये वीर सेनापति के तौर पर नहीं जाने गए थे, याद रखिएगा। लेकिन ये जाने माने खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, विद्वानों की लिस्ट में इनको नाम लिया जाता है। इन्होंने एक वाराणसी में अगर मैं बात करूं, काशी, यहाँ पर एक मैं बात करूं प्लस जयपुर, फिर बात की जाए तो उज्जैन, फिर बात की जाए तो इन्होंने दिल्ली में, और उसके बाद बात की जाए तो एक और प्रयोगशाला इन्होंने बनवाई थी, कहाँ? मथुरा में। तो याद रखिएगा काशी, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, यहाँ पर इन्होंने टोटल
5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये वेधशालाएं क्या थी दोस्तों, यहाँ से आप साइंटिफिक तौर पर गणितीय और खगोल शास्त्र की एक सटीक अध्ययन कर सकते थे, अंतरिक्ष के रहस्यों को यहाँ से जान सकते थे। इनको जंतर मंतर कहा गया। ये जंतर मंतर आपको उज्जैन में भी मिलेगा, जयपुर में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, वाराणसी काशी में मिलेगा और मथुरा में मिलेगा। तो देश में 5 जगहों पर जो जयसिंह थे इन्होंने क्या किया था, बोल सकते हैं कि ऋतु वेधशालाएं जो खगोल शास्त्र से संबंधित जो वेधशालाएं हैं, खगोलीय वेधशालाएं वो स्थापित करवाई थी। ये ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी में इनकी रुचि होती थी और जो भी इन्होंने वेधशालाएं की हैं दोस्तों, उससे हमको समय के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में सर्वाधिक सटीक गणना करने में मदद मिली थी। अगर मैं बात करूं जयसिंह के बारे में दोस्तों, इनको जहांदार शाह जो मुगल सम्राट था उसने सवाई की उपाधि दी थी, इनको सवाई जयसिंह कहा गया था। और अजीत सिंह जो थे दोस्तों, अजीत सिंह जो थे उनको महाराजा की उपाधि भी जहांदार शाह ने दी थी। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों, हवा महल जो है ये जयपुर में है। जयपुर में हवा महल है, याद रखिएगा। इसको पैलेस ऑफ विंड भी कहते हैं, इसको पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। तो पैलेस ऑफ विंड की बात कर लें या हवा महल की बात कर लें, कहाँ है, ये जयपुर में है। और ये भी याद रखिएगा एक बहुत खूबसूरत इमारत है जो लगभग 1799 के आसपास 1799 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण किसने करवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह जब यहाँ के राजा थे तो उन्होंने 1799 के आसपास इसकी निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो एक कृष्ण भक्त भी थे। तो जब भी पूछ ले कि हवा महल कहाँ है, जयपुर में है और सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ 18 जून 1576 में, अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे और महाराणा प्रताप युद्ध में थे। और कहीं ना कहीं इस युद्ध में चेतक ने अपने पैरों से मानसिंह के हाथी के सिर पे जब प्रहार किया था तो उसके हाथी दांत में जो कटार लगी हुई थी, खंजर थे, उससे चेतक का पैर घायल हो गया था। उसके बाद महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकले और कहीं ना कहीं घायल अवस्था में ही ये कहा जाता है कि चेतक ने 26 मीटर लंबे नाले को खून दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का जो मैदानी क्षेत्र है यहीं पर चेतक का समाधि भी है। और चेतक जो है दोस्तों, वो याद रखिएगा कि अश्व जो है ये गुजरात के एक चारण व्यापारी था, तो उसने काठियावाड़ी नस्ल का ये घोड़ा दिया था। मतलब चेतक जो था वो काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। और महाराणा प्रताप के जितने भी घोड़े थे उन सभी घोड़ों में उनका फेवरेट घोड़ा था। ऐसे 3 घोड़े इनको मिले थे, जो बाकी थे वो उन्होंने अपने भाई को और ऐसे दे दिए थे, लेकिन चेतक जो था वो महाराणा प्रताप ने अपने पास रखा और इससे महाराणा प्रताप को बहुत ज़्यादा लगाव भी था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में युद्ध भूमियां दी हैं, सूची 2 में आपको राज्य दिए हैं। तो हल्दी घाटी कहाँ है, राजस्थान में है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, सबको पता है। पानीपत की बात करें, हरियाणा में है। पानीपत में आपको 3 युद्ध देखने को मिले हैं। एक पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दिखा था। दूसरा पानीपत का युद्ध आपको देखने को मिलता है 1556, हुमायूं अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था ये। और तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो पानीपत के युद्ध में हरियाणा के क्षेत्र में 3 निर्णायक लड़ाई हुई थी, 1526, 1556, 1761। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का, 1556 में अकबर की सेना और हेमू का युद्ध, और 1761 में बोल सकते हैं मराठों और अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध की बात करूं तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ और ये बिहार में है, बक्सर नामक स्थान, जिसमें एक तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और इसके अलावा शाह आलम द्वितीय शामिल थे। इनका त्रिकुट को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हरा दिया था। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को हुआ और इस युद्ध में बंगाल में आप देखते हैं कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला की सेना हार गई थी। हालांकि इसमें सिराजुद्दौला के साथ बेईमानी हुई थी। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के सेनापति था उसने बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के साथ संधि करके युद्ध भूमि में उतारी नहीं और परिणाम हुआ कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तो यहाँ पर सभी के स्थान और तारीखें मैंने बता दी युद्धों की, उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य जी के बारे में सही है। तो याद रखिएगा, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। याद रखिए, शंकराचार्य जी थे दोस्तों, इनका 8वीं शताब्दी में बात करूं, 8वीं सदी में जन्म हुआ था। अब जन्म 8वीं सदी में हुआ, कहाँ हुआ था, केरल में। छोटी सी उम्र में जब ये बच्चे थे, बाल्य अवस्था में संन्यास को धारण किया, घर त्याग करके निकल गए
ओमकारेश्वर पहुंचे। ओमकारेश्वर जाएंगे तो शंकराचार्य जी की भी हाल ही में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है और शंकराचार्य आश्रम भी यहाँ पर है। लंबे समय तक यहाँ पर रहे, गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और कई सारे उपनिषदों का अनुवाद किया, लिखने का काम भी शंकराचार्य ने किया और लंबे समय तक ओमकारेश्वर में आश्रम संभालने के बाद शंकराचार्य जी यहाँ से निकल गए। उसके बाद इन्होंने लगभग पूरा भारत घूमा और पूरे भारत घूम घूम के इन्होंने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए थे। कितने मठ स्थापित किए थे? 4 मठ स्थापित किए थे। याद रखिएगा, जिसमें दक्षिण का जो मठ था उसका नाम था श्रृंगेरी मठ। अगर हम बात करें दक्षिण में कौन सा मठ था तो श्रृंगेरी मठ था। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो मठ था दोस्तों वो गोवर्धन मठ था। गोवर्धन मठ कहाँ? पूर्व में स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए शारदा मठ। शारदा मठ जो था ये पश्चिम में किया था। पश्चिम में कौन सा मठ स्थापित किया? शारदा। और अंतिम मठ था दोस्तों ज्योतिर्मठ। ये ज्योतिर्मठ है, ये ज्योतिर्मठ इन्होंने उत्तर में स्थापित किया था। तो चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करवाए थे, ये याद रखिएगा। कौन सा? श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में इन्होंने अलग अलग मठ बनाए। अद्वैतवाद का सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है का प्रतिपादन जो था वो शंकराचार्य जी ने किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जगत मिथ्या है। उन्होंने क्लियर कहा कि जगत मिथ्या है और संसार में ब्रह्म ही सत्य है। तो संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये जो कथन है ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म जो है वो एक हैं, एक ही व्यवस्था है, ब्रह्म ही सत्य है। ये कहीं ना कहीं कहा था किसने? शंकराचार्य जी ने। अद्वैतवाद, 2 नहीं 1 है, ये सिद्धांत इनका था। 4 अलग अलग धाम या मठ स्थापित की थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। अलग है, इन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जब बोल सकते हैं शंकराचार्य जी अपना प्रचार करने के लिए निकले उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इन्होंने जो वैदिक धर्म है दोस्तों, उपनिषद आदि के इंपॉर्टेंस को साबित कर दिया और कहीं ना कहीं उसकी तरफ रोक भी लगती दिखाई पड़ती है। उन्होंने प्रयाग में तीर्थराज नाम दिया था। याद रखिए, प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। बिल्कुल सही है, वेदांत दर्शन का इन्होंने प्रसार भी किया था। लेकिन दक्षिण में केरल में जन्म के बाद छोटी सी उम्र में गृह त्याग करके संन्यास को धारण करने वाले महान संत थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण से उत्तर तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी। और जब हम केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ में इनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तु का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? ये दतिया में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढें। फर्स्ट देवी अहिल्याबाई जी, फिर दुर्गावती जी, फिर पद्मिनी और फिर ताराबाई जी की बात करें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रानी पद्मिनी की बात करूं तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? खिलजी। कौन सा खिलजी था ये? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय हमें दिखाई पड़ती है कौन दिखाई पड़ती है? रानी पद्मिनी। राणा रतन सिंह जो थे दोस्तों वो चित्तौड़ के राजा थे और इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, जिनके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान भी किया था। ऐसा कहना था मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ कहीं ना कहीं पद्मावत में किया था। तो पद्मावत जो महाकाव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, जिसमें कहा गया है कि रानी पद्मिनी के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया था। युद्ध हुआ, 30,000 से ज़्यादा राजपूतों का कत्ल कर दिया था और राणा रतन सिंह युद्ध में मारे गए थे। रानी पद्मिनी ने अपनी सखियों के साथ में जौहर कर लिया था अग्निकुंड में कूदकर। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर दिखाई पड़ता दोस्तों दुर्गावती जी। रानी दुर्गावती जो है दोस्तों गढ़मंडला की शासिका थी। गढ़मंडला का शासन इनके पास में था। आप बोल सकते हैं जबलपुर का ये क्षेत्र था। लेकिन हम देखें 1564 में अकबर ने अपनी सेना भेजी और अकबर की सेना से मुगलों के साथ वीरता से लड़ते हुए कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की दोस्तों बात करें तो इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को। ठीक है, और मृत्यु की हम बात करें दोस्तों तो मृत्यु हुई थी 24 जून
1564 को। मृत्यु मुगल सेना से लड़ते हुई थी जबलपुर क्षेत्र में। इनके पति का नाम क्या था? पति का नाम था दलपत शाह। ये कछवाहा राजा थे, याद रखना है आप लोगों को, कछवाहा राजपूत राजा थे। लेकिन इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र था वीर नारायण। वीर नारायण जो है वो पुत्र था, छोटा बच्चा था, इसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया और इसकी संरक्षिका के तौर पर रानी दुर्गावती जी ने शासन करना शुरू किया था। अब इन्होंने शासन करना शुरू किया, लेकिन यहाँ एक और चीज याद रखिएगा कि शासन करते करते जब लंबा समय हुआ, अकबर की नजर पड़ी, अकबर ने सेना भेजी और कहीं ना कहीं फिर रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। इनका संबंध जो घराना है दोस्तों, इनका घराना जो था वो है कुल था, ठीक है, इनका घराना कौन सा है कुल था। और अगर राजवंश की बात करें दोस्तों, तो राजवंश की बात करें तो चंदेल, मतलब दुर्गावती जी के जो पिताजी थे वो चंदेल राजा थे। चंद्रवंशी कहीं ना कहीं ये शासकों में आते थे। ये रानी दुर्गावती जी के बारे में हम लोगों ने बात की है, याद रख लीजिएगा। एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, कोई अलग एग्जाम हो, वहां पर इनसे डायरेक्ट प्रश्न आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अहिल्याबाई जी की। दोस्तों राजमाता अहिल्याबाई जी जो हैं, इनकी राजधानी हम बात करें महेश्वर रही। धार्मिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर आप इंदौर को देखते हैं। इन्होंने पूरे देश में हम देखें तो कई इंपॉर्टेंट सड़कें भी बनवाई। इसके अलावा पूरे भारत में काशी हो, मध्य प्रदेश इंदौर हो, महेश्वर हो, उज्जैन हो, कई जगह पर इन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। यहाँ तक कि कलकत्ता से बनारस तक की जो सड़क है वो भी माता अहिल्याबाई ने बनवाई थी, ठीक है। कई सारे तीर्थ स्थानों, हरिद्वार में भी इन्होंने मंदिर बनवाया, बद्री नारायण का मंदिर बनवाया, द्वारिका का मंदिर बनवाया, मथुरा में मंदिर बनवाए, ऐसे कई जगह पर पूरे देश में अहिल्याबाई जी ने मंदिर बनवाए थे। और इन्होंने इंदौर में एक बेहतर शासिका के तौर पर होलकर वंश की शासक के तौर पर एक कमान संभाली थी लंबे समय तक। अगर हम बात करें दोस्तों देवी अहिल्याबाई की, तो इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। जन्म स्थान है दोस्तों अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। और अगर और भी जगह देखना हो तो चाउड़ी गांव था जहां पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अहिल्याबाई जी का जन्म हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी 13 अगस्त को 1795 में, ठीक है। पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे, पिता थे मानकू जी शिंदे। मानकू जी शिंदे जो है इनके पिता थे। अगर पति की बात करें तो पति का नाम था खांडेराव पति थे। यहां भी हम देखें तो पति की मृत्यु हो गई, ये याद रखेगा। फिर उन्होंने अपने हाथ में शासन की कमान संभाली थी। अगर हम पुत्र की बात करें दोस्तों, तो पुत्र का नाम क्या था? मालेराव। अगर पुत्री की बात करें तो याद रखिएगा मुक्ताबाई जो थी इनकी पुत्री थी, ठीक है। और लगभग हम बात करें 1765 के बाद से लेकर 1795 तक, जब तक मृत्यु नहीं हो गई, इन्होंने होलकर वंश की कमान इस क्षेत्र में संभाली थी। तो सबसे पहले किसका नाम आया? सबसे पहले नाम आया रानी पद्मिनी का, फिर नाम आया दुर्गावती जी का, फिर आया अहिल्याबाई जी का। फिर ताराबाई की बात करें, ताराबाई कौन थी? ताराबाई थी राजा राम की विधवा थी। क्या हुआ ये कि शिवाजी महाराज शासक थे। जब शिवाजी महाराज शासक थे तो इनके बाद शासक बने संभाजी जो रहे उनको लगभग बात करें 1689 में मार दिया गया। जब इनको मार दिया गया तो 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम ने शासन किया। राजा राम जो थे ये डरपोक थे थोड़े से। डरपोक का मतलब क्या? ये मुगलों से डरते रहते थे, मुगलों के डर से यहाँ वहाँ भागते रहते थे, तो कभी अपने सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य इनको मिला ही नहीं मुगलों के डर से। मृत्यु हो गई राजा राम की 1700 में। उसके बाद इनकी विधवा थी ताराबाई और राजा राम का पुत्र था शिवाजी सेकंड को अपना उत्तराधिकारी बनाकर ताराबाई ने शासन किया। लगभग 1707-1708 की बात करें तो साहू जी जो बोल सकते हैं संभाजी के पुत्र थे, साहू जी जो थे उनका युद्ध हुआ ताराबाई से। उसमें साहू जी बालाजी विश्वनाथ की सहायता पाकर जीत जाते हैं। उसके बाद साहू जी अगले छत्रपति बनते हैं और शिवाजी द्वितीय और ताराबाई का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो रानी पद्मिनी जो थी वो राजपूतों में राणा रतन सिंह की पत्नी एक वीरांगना रही हैं। रानी दुर्गावती की बात करें वीरांगना रही हैं, अहिल्याबाई की बात करें वीरांगना रही हैं, ताराबाई की बात करें वीरांगना रही हैं। सभी ने अपने अपने समय पे शासन के कार्यों में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित तौर पर लगा देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एलिफेंटा की गुफाओं की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये गुफा है
श्रवणबेलगोला एलिफेंटा का महाराष्ट्र का इलाका आ जाता है। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है और श्रवणबेलगोला में आपको मिलता है मूर्ति। खजुराहो दोस्तों जो है ये यहाँ पर मंदिर है और सांची में स्तूप है जो अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था मध्य प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों भास्कराचार्य जो थे वो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? दोस्तों तो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। जब हमारे धार्मिक क्षेत्र को देखते हैं तो माता सरस्वती से लेकर हम जितने भी हमारे प्रमुख देवियां हैं देवता उनके हाथ में हम लोग वीणा देखते हैं। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में वीणा है। अगर हम बात करें दोस्तों सितार की, तो सितार का आविष्कार के संबंध में अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो ने सितार की इस व्यवस्था में सुधार का काम किया था। अगर हम तबले की बात करते हैं तो तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने क्या किया था दोस्तों, जो पखावज था उसको 2 टुकड़े कर दिए तो तबला बन गया। सरोद का आविष्कार को लेकर ये बोला जाता है कि हाफिज अली खान जो थे इसके आविष्कारक माने जाते हैं। तो सितार, तबला, सरोद ये सब मध्यकाल में हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रारंभ से ही वीणा एक वाद्य यंत्र के तौर पर प्रचलित रहा है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कूट में सही उत्तर बताएं। तो पहले अहमद शाह अब्दाली का हुआ था, चंगेज खां का हुआ था, नादिर शाह का हुआ था कि तैमूरलंग का हुआ था। देखिए जब हम बात करें चंगेज खां का तो ये इल्तुतमिश के समय हुआ था। इल्तुतमिश कब राजा बना था? लगभग 1211 में इल्तुतमिश राजा बना था और लगभग हम बात करें तो 1230 इसके आसपास हमें चंगेज खां का आक्रमण देखने को मिलता है। अगर हम अहमद शाह अब्दाली की बात करें दोस्तों तो ये हमें देखने को मिलता है किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, ये वो समय देखने को मिलता है। उस समय ये अफगान आक्रमण हुए थे और यहां पर हम देखते हैं 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। इसका मतलब ये बहुत बात का है। अगर हम नादिर शाह की बात करें दोस्तों तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में रंगीला के समय पे, दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। और तैमूरलंग की बात करें तो तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण किया था। तो सबसे पहले कौन आ गया? चंगेज खां आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद देख लीजिए 1398 में तैमूरलंग आ गया, उसके बाद आ गया नादिर शाह, उसके बाद आ गया अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो 1 2 3, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 4 वाला जो होगा पहले होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन जमाना है, कौन सा पहले होना है कौन सा बाद में होना है, ठीक है। मैंने तारीख बता दी, उस हिसाब से जमा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में अंकोर वाट का मंदिर बनता है। ये अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों ये कंबोडिया में है और दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में जाना जाता है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ये मंदिर एक धार्मिक स्मारक है, ध्यान रखना है। और इसका निर्माण जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के समय होता है, लगभग 1112 से 53 के बीच में 12वीं सदी के आसपास इसका निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। इसका महत्व इतना है कि कंबोडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसमें भी आपको इस अंकोर वाट के मंदिर की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न सूची को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ पुरातात्विक स्मारक दिए गए, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है। पिपरहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गोलपाड़ा कहाँ है? असम में है। और विष्णुपुर कहाँ है? मणिपुर में है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, बिल्कुल सही। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो पाल शासक अंतिम वो शक्ति जिसने बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह जो है वो किताब ए नौरस है, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था, ठीक है। दूसरा है दोस्तों भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभिक जो है वो अमीर खुसरो ने किया था। दोनों के दोनों कथन सही हैं, ये याद रखिएगा। अमीर खुसरो के बारे में पहले बहुत सारी चीजें बता चुका हूं तो आप लोगों को वहां पे पता होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की थी। देखो अली मर्दान खान नहीं था, वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है
लगभग 1722 के आसपास बंगाल में स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करते दिखाई पड़ता है और इसने ही बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को शुरू किया था। महाराजा रणजीत सिंह, मतलब देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के लेखांकनित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में सुल्तान टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। सभी सत्य, बस पहला वाला सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण काल, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। देखिए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है 1388 में, ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन होता है 1498 में। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू होता है 1199 में। और विजय कृष्णदेव राय का शासनकाल अगर मैं देखूं तो ये याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश एक हिंदू वंश था और ये विजयनगर साम्राज्य में चलता था। विजयनगर साम्राज्य में अगर देखूं तो लगभग 1505 से लेकर 1570 तक तुलु वंश का शासन रहता है और इसमें लगभग 1509 से लेकर 1529 तक अगर मैं देखूं तो कृष्णदेव राय का शासन रहता है। कृष्णदेव राय दोस्तों वैष्णव धर्म को मानते थे। अगर इनकी जाति की बात करें तो इनकी जातियों में कहा जाता है कि यादवों से संबंधित थे और कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार थे। और ये भी याद रखिएगा कि जिस समय कृष्णदेव राय था उस समय भारत में बाबर था, तो बाबर ने यह कहा था कि संभवतः भारत में सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय जो होगा वो कृष्णदेव राय होगा। कृष्णदेव राय के समय को आप तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं क्योंकि इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 दिग्गज कवि जो थे वो मौजूद थे। तो ये कृष्णदेव राय की बात की, ठीक है। अब इसमें देखिए कुतुब मीनार 1199 में बनी है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे उनका बहुत बड़ा फैन था, उन्हीं की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 में करवाना शुरू किया। ये लगभग 238 फीट ऊंची एक व्यवस्था रही है, दिल्ली में है, बहुत बड़े प्रांगण में फैली हुई है। ये माना जाता है कि दूर दूर तक निगाह रखने की दृष्टि से भी इसका निर्माण करवाया गया था ताकि सुरक्षा प्राप्त हो सके अतिरिक्त। इसके अलावा ये कहते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था ऐबक ने, लेकिन ऐबक की जब मृत्यु हो गई 1210 में तो ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरे करवाया था। बाद में इसकी जब ऊपर की मंजिलें गिर गई तो फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण दोबारा से करवाया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में देखने को मिलता है। वास्को डी गामा भारत आता है और भारत से मसाले ले जाता 60 गुना मुनाफे पे। उसके बाद भारत में एक के बाद एक पुर्तगाली आना शुरू हो जाते हैं। फिरोज तुगलक जो है दोस्तों तुगलक काल का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों इसका चचेरा भाई था और लगभग 1351 के आसपास देखें तो ये राजा बनता है और 1388 के आसपास शासन का काम करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाकर कई सारी नहरें, कई सारे चिकित्सालय, कई सारी सराय, कई सारे बगीचे, शहरों का निर्माण करवाता है फिरोज तुगलक। और हवे शर्म नाम का नया सिंचाई कर जो है वो लगभग 10% के आसपास फिरोज तुगलक ही लगाता है। फिरोज तुगलक जब शासक बनता है दोस्तों तो हिंदू माता की संतान था। ये माना गया कि कट्टर रूप से शासन कैसे करेगा, तो उलेमा को खुश करने के लिए बहुत कठोर तरीके से इसने इस्लाम का समर्थन किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज तुगलक था। वो फिरोज तुगलक ही था जिसने आते से ही जो अलाउद्दीन खिलजी के समय से कष्टकारी कर चलते थे उन सभी कष्टकारी करों को खत्म करके जो कर वाजिब थे उन्हीं को लगाया था। इस प्रकार का शासक था फिरोज तुगलक जिसकी मृत्यु 1388 में हो गई थी। अब देखिए यहाँ हम पूरे सिस्टम को जमाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है क्या, कुतुब मीनार का निर्माण। उसके बाद आप लोगों को दिखता है क्या, फिरोज तुगलक की मौत। उसके बाद दिखता है क्या, पुर्तगालियों का आगमन। उसके बाद दिखता है कि आपको विजयनगर। तो सबसे पहले नंबर पर रख दीजिए कुतुब मीनार, दूसरे नंबर पर रख दीजिए फिरोज तुगलक को, फिर रख दीजिए पुर्तगालियों को, फिर रख दीजिए कृष्णदेव राय को। तो ये इनका अलग अलग क्रम रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय और सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ये क्रम आप लोगों को याद करना है। जब आप डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हो ना तो आपको ये चीज़ें याद ज़्यादा समय तक रह सकती हैं। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जमीनों के एक प्रकार दिए हैं और यहाँ पर संबंधित शासक का दौर दिया गया है। तो देखिए एकता व्यवस्था का जो प्रारंभ है दोस्तों वो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ करके उसके प्रमुख के तौर पर इक्तेदार को नियुक्त करवाया। यहाँ पर क्या था कि वेतन के रूप में
वेतन के रूप में भूमि दी जाने लगी थी। इसका मतलब था कि उस दी जाने वाली भूमि को आपने एकता बोल दे। एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एकता दिल्ली के सुल्तान। जागीर क्या थी? जागीर का मतलब था कि बादशाह के द्वारा सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को जागीर कहा जाता था, और जागीरों का बंटवारा मुगल साल में बहुत देखने को मिला है। अमरम क्या था दोस्तों? अमरम जो है ये विजयनगर साम्राज्य में चलता था। अमरम जो है वो विजयनगर साम्राज्य में भूमि थी। जो सेना नायक होते थे, सेना नायक जो होते थे वो इंपॉर्टेंट काम करते थे। अब जो सेना नायक होते थे इनको नायक कहा जाता था। नायकों को उनकी सेना के बदले जो भूमि दी जाती थी वो अमरम कहलाती थी, और इसके प्रधान होने के कारण इस सेना नायक को अमर नायक कहा जाता था। और मोकासा की अब मैं बात करूं दोस्तों, तो मोकासा का संबंध मराठों से है। ये सरंजाम हो सकता है, इसको आप जागीर बोल सकते हैं। ये सब इसको कहा गया है मराठा काल में। तो जो लोग मराठों के समय पे इंपॉर्टेंट काम करते थे, मराठों के अंतर्गत सैनिक सेवाएं देते थे, उनको जो भूमि दी जाती थी उसको मोकासा कहा जाता था। तो मोकासा भूमि मराठों से संबंधित है, अमरम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जागीर भूमि जो है वो जनरली मुगल काल से संबंधित है, और एकता व्यवस्था दिल्ली के सुल्तानों से संबंधित है। इसके आधार पर सूची मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद का किला, लोदी गार्डन, कुतुब मीनार या फतेहपुर सीकरी। देखिए तुगलकाबाद का किला जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद खिज्र खां का वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है। लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली में लोदी गार्डन बनवाया। तो तुगलकाबाद बनवाया, फिर लोदी गार्डन बनवाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और फतेहपुर सीकरी बनवाया था। अब इसमें सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है लगभग 1199 से काम शुरू हुआ था कुतुब मीनार का। अगर हम बात करें तो तुगलकाबाद, लगभग हम बात करें तुगलकाबाद का जो किला है वो गयासुद्दीन तुगलक जो है लगभग 1320 के आसपास शासक बनता है। इसके बाद दिल्ली में इसका निर्माण करवाता है। लोदी का जो शासन होता है दोस्तों वो 1451 के बाद आता है। उसके बाद लोदी गार्डन की स्थापना होती है, और फतेहपुर सीकरी 1571 के आसपास अकबर के द्वारा स्थापित करवाया जाता है। तो जोड़ी मिला लीजिए कि सबसे पहले कुतुब मीनार आ गया, फिर तुगलकाबाद का किला आ गया, फिर लोदी गार्डन आ गया, फिर फतेहपुर सीकरी आ गया, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आप याद रखिएगा किस प्रकार से क्रम आता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तारीखें दी गई हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं दी गई हैं। तो 1556 में क्या हुआ था? 1556 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? 1556 में। 1556 में जनवरी के महीने में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की मृत्यु हुई दिल्ली में, अकबर कालानौर में था, वहीं पर बैरम खां अकबर के संरक्षण में मौजूद था। तो अकबर का ईंट के सिंहासन पर बिठाकर बैरम खां ने राज्याभिषेक कराया। तो ये कालानौर में है अकबर का राज्यारोहण 1556 में। 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई भी होती है अकबर और हेमू की सेना के बीच में। कहीं ना कहीं 1556 में ही हुमायूं की डेथ भी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका क्या हुआ? सन 1600। 1600 का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र या चार्टर प्रदान किया जाना। यहाँ की बोल सकते 31 दिसंबर सन 1600 की बात है। महारानी का नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो थी प्रथम, इन्होंने 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए ईस्ट के देशों के साथ कंपनी को चार्टर प्रदान किया था कि आप व्यापार कर सकते हैं। 1680 में क्या हुआ था? 1680 में 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। और 1739 में भारत पे नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, जिस समय मोहम्मद शाह रंगीला शासक हुआ करता था। अब यहाँ पर घटना कोई छूट गई तो हल्दी घाटी का युद्ध छूट गया, जो 18 जून को 1576 को होता है, ठीक है। तो ये घटनाओं का क्रम आप लोगों को तारीख पता होना चाहिए, कब कब क्या क्या हुआ था, इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पंपा कन्नड़। पंपा कन्नड़ सुमेलित नहीं है, या सर सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है वो बताना, तो पंपा कन्नड़ सुमेलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या थी? तो याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत में हम बोल सकते हैं मुगल शासक, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत में मुगल शासन। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद क्या हुआ? भारत में तुर्की का शासन।
तालीकोटा का युद्ध क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन। और प्लासी की लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन। अब देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में होती है। एक तरफ कौन है तो याद रखिएगा हेमू की सेना है, एक तरफ अकबर की सेना है। ठीक है, ये पानीपत की लड़ाई हुई। दूसरी वाली, इसमें हेमू की हार हुई, अकबर की सेना की जीत हुई, भारत में मुगल शासन आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर अकबर की हार हो जाती तो भारत में हिंदू वंश का शासन चल रहा होता, लेकिन इतिहास कुछ और हुआ है। तराइन की दूसरी लड़ाई जो है वो 1192 में हुई। 1192 में हुई थी। एक तरफ था मोहम्मद गौरी और एक तरफ था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार होती है और भारत में तुर्की शासन का प्रारंभ हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध जो है दोस्तों वो लगभग 25 जनवरी 1565 के आसपास होता है। ये तालीकोटा का युद्ध, इसको हम राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। और प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का रास्ता खुल जाता है। ये तारीखें भी याद रखिएगा और किस घटना कहीं ना कहीं इसके परिणाम स्वरूप होती है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? विक्रमशिला मठ, हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब, उदयगिरी की गुफाएं या अमरावती बौद्ध स्तूप? अमरावती के बौद्ध स्तूप जो हैं दोस्तों ये मौजूद हैं आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। अमरावती के बौद्ध स्तूप जो हैं ये दूसरी शताब्दी के आसपास स्थापित किए गए थे और इनकी जो खोज की गई थी वो 1797 में की गई थी। 1797 में इनकी खोज की गई थी और खोज करने वाला था कॉलिन मैकेंजी वो व्यक्ति था जिसने अमरावती के स्तूपों की खोज की थी जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बने थे। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। उदयगिरी की गुफाओं की बात करो दोस्तों तो ये विदिशा में है। 20 के आसपास गुफाएं मिलती हैं। उदयगिरी की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। हेमकुंड का जो गुरुद्वारा साहिब है दोस्तों ये उत्तराखंड में है। सिखों का एक इंपॉर्टेंट पवित्र स्थल के तौर पर आप हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब को देखते हैं। अब यहाँ पर हेमकुंड में दोस्तों संस्कृत का शब्द है, ये दो चीजें हैं, एक है हेम और एक है कुंड। हेम का मतलब होता है दोस्तों बर्फ। जब भी आपके सामने शब्द आ जाए हेम का मतलब होता है शब्द और कुंड का मतलब होता है कटोरा, तो बर्फ के कटोरे के तौर पर ये मिलता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करूं तो ये 8वीं सदी में, विक्रमशिला मठ 8वीं सदी में धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं बिहार का जो भागलपुर है वहां पर स्थापित करवाया गया था। तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कहता है सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क में है। कोणार्क में कहां? उड़ीसा का जो पुरी है यहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रचलित है। अब इस मंदिर की बात करो दोस्तों तो याद रखिएगा कि इसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 1984 में। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1238 से 1264 के बीच में नरसिंहदेव प्रथम शासक थे। कौन थे? नरसिंहदेव प्रथम। ये नरसिंहदेव प्रथम जो शासक थे ना दोस्तों, ये कौन से वंश के शासक थे? ये गंग वंश के शासक थे। तो गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम के शासन काल में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। यहाँ पर आपको एक विशाल रथ के तौर पर ये मंदिर देखने को मिलता है। इस रथ में याद रखिएगा कि दो पंक्तियां हैं और इन दोनों पंक्तियों में हम बात करें दोस्तों तो याद रखिए कि दो जो पंक्ति हैं इनमें 12 पहिए हैं। कितने पहिए हैं? 12 पहिए हैं। अब ये 12 पहिए होके 24 हो गए, तो ये 24 पहिए जो हैं वो दिन के 24 घंटे को बताते हैं। ठीक है, और दो पंक्तियों में जो 12 पहिए 24 हो गए तो ये 12 जोड़ी हो चुके हैं। ये 12 जोड़ी हो चुके हैं, तो 12 जोड़ी जो पहिए हैं ये बताते हैं 12 माह को। और हर पहिए में हम देखें दोस्तों, हर पहिए में हम देखें तो 8 ताड़ियां हैं। ये 8 ताड़ियां जो हैं वो 8
पहर को बताती हैं। दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, दिन के 8 पहर को बताते हैं। और ये पूरा विशाल रथ जो है वो 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है, जो बताता है सप्ताह के 7 दिनों को। तो इस प्रकार से भारत में समय की गति को बताने का काम जो है ये इस कोणार्क सूर्य मंदिर करता है, जो उड़ीसा में स्थित है। नरसिंहदेव प्रथम जो गंग वंश के शासक थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्मारकों को निर्माताओं के साथ आपको मिलाना है। अगर मैं अलाई दरवाजे की बात करूं दोस्तों, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एक विशाल दरवाजा है और ये कुतुब मीनार परिषद में है। कुतुब मीनार का जो बोल सकते हैं कि क्षेत्र है उसमें है, तो कुतुब मीनार परिसर में आपको अलाई दरवाजा मिलेगा। यहां पर आपको कुतुब मीनार परिषद में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मिलती है। ये जो मस्जिद है इसका जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, दक्षिणी जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा मौजूद है, याद रखेंगे। और ये 1311 के आसपास 1311 के आसपास बनवाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा 2 है दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी 1571 के आसपास अकबर डेवलप करवा था। आगरा में एक शहर है जिसको बेहतर बलुआ पत्थर से बनाया गया और यहाँ पर फव्वारे भी लगाए गए जिसमें नहर बनाकर पानी पहुंचाया गया। और ये एक लंबे समय तक मतलब 1585 तक अकबर की राजधानी भी रही, लेकिन बाद में राजधानी पुनः आगरा रहा है क्योंकि पानी की कमी हो गई थी। यहीं पर लगभग 1573 के आसपास देखें तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा, आगरा का जो किला है दोस्तों वो अकबर ने बनवाया था, लेकिन ये पुराने डिजाइन में था तो इसके कई सारे हिस्सों को तुड़वाकर शाहजहां ने अपने हिसाब से इसको ढलवाया था। और आगरा के किले में ही मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। एक मोती मस्जिद शाहजहां ने लाहौर में बनवाई थी और इसके अलावा एक मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली के लाल किले के क्षेत्र में है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये पूरे क्षेत्र हैं, पूरी इमारतें रहीं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट रहीं, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनिक हैं, जिन्होंने 1191-1192 में जिस प्रकार से पृथ्वीराज की व्यवस्था चली उसके बारे में उल्लेख किया है। संस्कृत का एक महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है दोस्तों? तो नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय हिंदू वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। पहली शैली है नागर शैली, जो उत्तर में चलती है, नर्मदा से लेकर हिमालय के बीच में। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में चलती है और वेसर शैली जो है वो मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि ये जो शैली है ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। ये जो है ये नागर शैली है, ये जो है ये द्रविड़ शैली है, ये जो है ये वेसर शैली के मंदिर आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, तो इनको आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों वो आधुनिक भारत के टॉपिक पर आधारित होगा। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उनको नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।